आपने वक्त दिया, थैंक यू। इसके अलावा मेरे साथ एम्बेसडर सुशील सिंघल साहब हैं। एम्बेसडर साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। एयर कोमोडोर संजीव मेहंदी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया सर आप आए। और इसके अलावा अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी शो में आने के लिए। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहले संजीव सर आपसे। राफेल 94 राफेल भारत में बनेंगे। राफेल आने से चीन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और इंडिया के लिहाज से हम उसमें अब आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे? 50% जो प्रोडक्शन है वो संभव है कि उसके असेंबलिंग इंडिया में हो। कैसे देखते हैं आप इस चीज को सर? जी नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट्स को भी नमस्कार सर। आपने काफी डिटेल में अभी बताया, राफेल के बारे में भी बताया, उसके वेपन्स के बारे में भी बताया। मैं आपको कुछ और इससे एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसकी जो एक्टिविटीज है, जो मल्टी रोल है, उसकी खास बात यह है कि ये एक ही सॉर्टी में एक से ज्यादा रोल कर सकता है। यानी रोल तो ये कर सकता ही है, लेकिन एक ही सॉर्टी में भी इसके पास काफी हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिस पर आप वेपन्स लगा सकते हैं। 1 दर्जन से भी ज्यादा हार्ड पॉइंट्स रहते हैं, तो आप एक ही सॉर्टी में उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज करवा सकते हैं। एयर सुपीरियोरिटी भी करवा सकते हैं, एयर टू एयर फाइट भी करवा सकते हैं, एयर टू ग्राउंड भी कर सकते हैं, डीप पेनिट्रेशन भी करवा सकते हैं, और एक्चुअली ये न्यूक्लियर डेटरेंट एयरक्राफ्ट भी है। तो इसका एक मेन क्राइटेरिया जो है इस एयरक्राफ्ट की, ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब है कि स्टेल्थ की भी इसमें काफी गुंजाइश है और एक्टिविटी है कि ये रडार को भी धोखा दे सकता है। F-35 से अलग है, लेकिन है इसमें 4.5 जनरेशन, इसको इसलिए बोलते हैं। दूसरे, हम सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं खरीद रहे हैं, हालांकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है। हम ऑलमोस्ट 60 to 70% स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं काफी दिन से, और अगले 10 साल और 15 साल में हमारी स्ट्रेंथ और कम होने की लाइक्लीहुड है। इसलिए हमें एक ये बड़ा सौदा करना है ताकि अगले 10 से 15 साल, इनफैक्ट आप 20 साल लगा लीजिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स 2 साल या 1 साल में खत्म नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो आपको पहला एयरक्राफ्ट मिलेगा उसमें भी अभी 5 साल के करीब समय लग जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि कुछ एयरक्राफ्ट, करीब 25-30 एयरक्राफ्ट वहां से रेडी आएंगे, उसके बाद हम इसे मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। व्हेन यू से मैन्युफैक्चर, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी अपनी कंपनी यहाँ खोलकर और पूरा जहाज बनाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स होते हैं, और बहुत समय लगता है इसमें। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाए फ्रांस के साथ भी, और डसॉल्ट के साथ भी, और साफरन के साथ भी, ताकि अगले 15 से 20 साल में हम सक्षम भी हो जाएं, आत्मनिर्भर भी हो जाएं, और सारी टेक्नोलॉजी जो हमें ये ट्रांसफर करें उसका हम एक्सपीरियंस भी लें और उसे यूज करें अपने जो दूसरे एयरक्राफ्ट हम डेवलप कर रहे हैं, तेजस है और एमका है, जिसकी स्पीड इसलिए कम हो गई पिछले 10 साल में क्योंकि इंजन्स हमारे यहाँ अभी भी नहीं बनते हैं जी। हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास उन्हें लगाने के लिए हमें उनसे इंजन्स लेने पड़ते हैं। पहले हम जीई से लेते थे, उन्होंने भी कुछ कम किया, जिससे हमें यह भी मालूम हुआ कि हमें सक्षम होना ही पड़ेगा। तो अगले 15 से 20 साल में हम उस लेवल पर पहुंच जाएं, ताकि आज जो हमने कंपनीज खोली हैं, जैसे हैदराबाद में टाटा के साथ एक टाटा एडवांस्ड करके एक कंपनी डसॉल्ट के साथ खोली गई है, जो कि एयर फ्रेम के ऊपर कंसंट्रेट करेगा। यानी वो एयर फ्रेम बनाएंगे डसॉल्ट के लिए और इस रफाल एयरक्राफ्ट के लिए, और ना सिर्फ इंडिया के लिए बनाएंगे, बल्कि जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट बढ़ेगी और कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उनको जहां भी देने होंगे ये जहाज, जिस तरह की आपने बताया बाकी 4 कंट्रीज भी यूज कर रही हैं, उनके लिए भी हम यहाँ डेवलप करके उन्हें देंगे। उसी तरह से नागपुर में रिलायंस के साथ एक प्रोजेक्ट है डसॉल्ट का, जिसमें और कंपोनेंट्स बनने शुरू हो रहे हैं। ये सब अभी 1 से 2 साल में बनकर रेडी होंगे, उसके बाद इनकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी अगले कुछ साल। इसी तरह से हम धीरे धीरे एक एक पार्ट करके उसे बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसा कि आपने बताया 50% तक पहुंचेंगे। मगर हमें ये अभी भी जानना है कि जो उनके मेन पार्ट्स हैं, जिस तरह की एक इंजन है जो कि साफरन बनाता है, उनके रेडार्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कंपोनेंट्स हैं, वो सब अभी भी हमें फ्रांस ही देगा। हम यहाँ पर उसे असेंबल करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए।
तो आप देखेंगे कि अगले 10 से 15 साल में ना सिर्फ हमारे एयरक्राफ्ट्स पूरे हो जाएंगे और हमारे पास कंफर्टेबल लेवल रहेगा दोनों फ्रंट्स पर लड़ने के लिए। आज भी जो हमने 2 स्क्वाड्रन्स लिए हैं, उन्हें हम एक को नॉर्थ वेस्ट में यूज करते हैं, एक को ईस्ट में यूज करते हैं। जी। मगर हमारी रिक्वायरमेंट जिस तरह से है तो वो कुछ समय में पूरी हो जाएगी। जी। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी सर। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चतुर्वेदी जी, भारत के लिए, क्योंकि आर्मी इज अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री सर, और कभी कभी ज़मीन की जो जंग है बहुत मुश्किल हो जाती है, और तब एयरफोर्स का वहाँ पर शामिल होती, तब एयरफोर्स वहाँ पर एंट्री करती है। राफेल की कमीशनिंग से सर कितना आसान हो जाएगा सेना के लिए ऑपरेशंस चलाना और बाकी और चीज़ों को लेकर, अगर आप बताएं तो। देखिए, पहली चीज़ तो पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं और उसके साथ में कुछ और भी बताना चाहूँगा। जो आपने ये बोला, ये सीक्वेंशियल नहीं होता। कोई भी लड़ाई आज के ज़माने में ऐसा नहीं कि पहले ज़मीन पे गए, फिर जब वो लड़ाई स्टॉलमेट हुई तो उसके बाद फिर एयर आई, ऐसा नहीं होता है। आजकल एक जो है, जो ऑफ सिंदूर खास तौर पे इट हैज प्रूव वन थिंग, कि ये होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है और डोमेन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। जैसे कि हमारा एडी सिस्टम्स हैं, आपने देखा होगा जो पिछली लड़ाई में भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह हुआ था। तो एक तो वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि राफेल का एक स्टैंड अलोन हो सकता है, जैसे आपने बोला इसमें मिट्योर मिसाइल वगैरह हैं जो स्टैंड अलोन मार सकती हैं, कि 150 किलोमीटर उसकी रेंज है और अपने एरिया में खड़े होकर के वो पाकिस्तान में हमला कर सकती है। नंबर एक चीज़ ये तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिनों में एक थॉट प्रोसेस है, वो जिसको बोलते हैं कि टैक्टिकल बैटल एरिया में जो एयरफोर्स है, पहले वो एक एक एयर डोमिनेंस क्रिएट कर लेगी, तो वहाँ पे एयरफोर्स का बहुत तगड़ा इस्तेमाल होगा, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे चाइना के खिलाफ हो, दोनों जगह हो सकता है। उसके बाद साथ साइमल्टेनियसली नीचे जो है, जो एक आर्मी के कंपोनेंट्स हैं, वो दुश्मन को दबा के रखेंगे और उनकी जो कुछ भी आना है उनके यहाँ माल मसाला, वो नेवी उनको समुद्र से आने नहीं देगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड अप्रोच किसी भी लड़ाई में होगी। ये एक तो ये हो गया। दूसरा एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो राफेल का आपने बोला, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन अभी जिस दिन ये डिसाइड होगा कि ये साइन होगा, उसके बाद करीब 2030 में पहला जहाज आएगा। 18 जहाज आने हैं, 2030 में पहला जहाज आएगा, ये हमें याद रखना चाहिए। दूसरा, ये जो 94 जहाज जो भारतवर्ष में बनेंगे, इसमें कंपोनेंट जो अभी की तारीख में है वो करीब 62% इंडिजिनियस कंपोनेंट है। सिर्फ 62% इंडिजिनियस कंपोनेंट है, एंड ओवर अ पीरियड टाइम ये करेगा। इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम राफेल के सोच के किया हुआ है। 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने हैदराबाद में जो फैक्ट्री बनाई, जो कि एयर कोमोडोर साहब बता रहे थे, वहाँ फुसलाज इसका ऑलरेडी बनने लगा है। पहले हम लोगों ने उसके दरवाजे बनाने शुरू किया, वो उसका फुसलाज बनने लगा है। दूसरा, एक सेफ्रान के साथ हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया है कि सेंटर ऑफ रिसर्च सेंटर जो है वो बैंगलोर में आ रहा है। तो यही नहीं कि हम ये F4 जो वर्जन है, जिसका इंजन हम लोगों को मिलेगा ये राफेल में, इससे अगले इंजन की भी तैयारी की, जो F5 वर्जन है उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। तीसरा, जब ये आएंगे तो मेंटेनेंस के लिए नॉर्मली ये जहाज जो है वो अपने जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है वहाँ जाते हैं, ओरिजिनल वेंडर के पास, उसके लिए MRO यहाँ बन रहा है। चौथी चीज़ जो है, जो फाइनल असेंबली लाइन है, वो अभी जो है वो नागपुर में माइथान में जो रिलायंस के साथ है अभी, लेकिन रिलायंस और डसॉल्ट का जो ये एक कोलैबोरेशन है, इसमें रिलायंस जो है माइनर पार्टनर है एंड डसॉल्ट मेजर पार्टनर है। डसॉल्ट आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल हमारा ये एक कोई दूसरा पार्टनर होगा और ये इस तरह से ये हो जाएगा। चौथी चीज़, इसमें जो नए वेपन्स भी हैं, इसमें ब्राह्मोस भी लग सकती है। BEL वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं कि ब्रह्मोस इस पर कैसे लोड की जा सके। हैमर जो कि हमारे यहाँ भी बन सकता है, उस पर कैसे हो। तो इसमें एक मतलब मैं एक ये नहीं कहना चाहता हूँ कि
आज डिसीजन हुआ, कल से ये राफेल आने लगेंगे, इसमें टाइम लगेगा, नंबर एक। नंबर दो, शुरू में से 62%, बिकॉज आज की भी तारीख में हमारे यहाँ इंजन बनाने की काबिलियत नहीं है, उसमें इश्यूज हैं, एंड वो धीमे धीमे करके रिजॉल्व हो रही हैं। तो हम लोगों को ये एक बहुत अच्छा मुफीद टर्न होगा। और जब G7 के लिए मोदी जी जा रहे हैं 13 तारीख को, तब इसके बारे में शायद घोषणा वो और मैक्रोन मिलके कर सकें, तो साल के आखिरी तक या बिगिनिंग 27 में ये फाइनली डील साइन होगा। उसके बाद से 2030 से काम शुरू होगा। जी, ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी। एम्बेसडर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं अरविंद जी के पास जाऊँगा। राफेल डील को लेकर जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एक ये शनय शनय प्रोसेस है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम मटेरियलाइज होने में, क्योंकि असेंबलिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो पहली जो खेप आएगी वो 2030 में हमारे पास पहुंचनी शुरू होगी, और असेंबलिंग और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर, ये इस तरह की जब डील्स होती हैं, इस तरह की जब खबरें आती हैं, तो इंटरनेशनल प्लेथोरा पर, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन क्या जाता है इस तरह की चीज़ों का? देखिए, सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज तो इसमें ये है कि भारत जो है अपनी पूरी तरह से सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वो सजग है उसके लिए। सबसे बड़ा मैसेज तो ये है। प्लस जब आप इतने बड़े बायर बन रहे हैं और प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली ये जो भी डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम उनको कहीं और देश में उनको प्रोडक्शन करना पड़े, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ती है और उस देश का अपना जो उनकी इंटरेस्ट है वो थोड़ा अफेक्ट होता है। तो भारत जिस तरीके से अब मेड इन इंडिया पर एम्फेसिस कर रहा है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर, तो वो एक तरीके से मैं कहूंगा कि आई ओपनर है। दूसरे इंपोर्टर्स, दूसरे जो देश हैं जो इंपोर्ट करते हैं, अब इंडिया में जितनी बड़ी फोकस अब डिफेंस सेक्टर पे हो गया, डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर हो गई है, तो वो एक काबिले तारीफ है जो सबको दिख रहा है। क्योंकि अब से 10 साल पहले हम कोई एक्सपोर्ट नहीं करते थे, कोई बात करते थे, लेकिन एक्चुअल में कोई हमारा एक्सपोर्ट नहीं था 10-15 साल पहले। लेकिन अब हम जो है एक मेजर एक्सपोर्टर के रूप में उभर के आ रहे हैं। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम जो है दुनिया में, सबको मालूम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं आर्म्स के, आर्मामेंट के। तो अब हमने जो कंडीशन लगानी शुरू की है, क्योंकि मेड इन इंडिया के तहत, कि जो भी हम आयात करेंगे, जो भी खरीदेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। जो तो उससे क्या हुआ है कि हमारे यहाँ, जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे, कमांडर साहब बता रहे थे, कि हमारे यहाँ वो